96 पेजेस है पीडीएफ में, और बुक का 9th पेज, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हम लोग जो देख रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है ना, उसका मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले थोड़ा सा हिंदी वाला जो भाग बच गया था वो मैं पढ़ लेता हूँ। तो इसमें चैप्टर 1 में इस साइड जो लिखा है उसमें लिखा है कि अंग्रेज जो आए थे इंडिया में, जो आए थे तो वो बिजनेस के पर्पज से आए थे। अंग्रेज व्यवसाय की दृष्टि से भारत आए थे, और शनैः शनैः उन्होंने भारत पर राज्य भी जमा लिया, मतलब उन्होंने पूरा एक्वायर कर लिया पूरा। जिस प्रकार वे भारत से रुई खरीद कर इंग्लैंड भेजते थे, मतलब वो कॉटन लेते थे और वहां पे भेजते थे, और उसके बदले बना हुआ कपड़ा जो भी क्लॉथ बनाते थे, मतलब वो कॉटन यहाँ से लेते थे, इंडियन कॉटन लेते थे और उसको ना वो क्लॉथ बना के और फिर इंडिया में ही बेचते थे। तो ये क्या करते थे, उसके बदले बना हुआ कपड़ा भारत को बेचकर अपना व्यवसाय बढ़ा रहे थे। उसी प्रकार उन्होंने भारत की दूसरी विद्या को भी बढ़ने से रोका। उनको कैसा था कि यहाँ जो भी गुरुकुल परंपरा थी और जो भी सर्जरी वगैरह होता था, उस सबको जब वो रूल करने लगे तो उन्होंने यहाँ पे जो भी विद्याएं थी उसको नष्ट करना शुरू कर दिया, और उसका प्रभाव शल्य तंत्र पे भी पड़ा। तो उन्होंने पूरी तरह से इंडियन जो सर्जरी थी उस पर बैन लगा दिया। उनको बस ये कहना था कि जो भी करना है तो आपको मॉडर्न डॉक्टर के पास ही जाना है, जो उनके जो है डॉक्टर्स उनके पास ही जाना है। और हम लोग इंडियंस लोग तो थे वो क्या गुलाम बन गए थे, तो अभी उनका सब पूरा रूल था, तो हम लोग रूल ब्रेक करेंगे तो हम पे वो पनिशमेंट लगाते थे, वो ज्यादा टैक्स लगाते थे। तो इसलिए ना इसका लॉस होते गया, बहुत ज्यादा लॉस होते गया। और उन लोगों का पर्पज ही था कि इंडियन कल्चर को पूरा डिस्ट्रॉय करना है और पूरी तरह से हमें गुलाम बना देना है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसका प्रभाव शल्य तंत्र पर भी पड़ा। शल्य तंत्र जो कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व ही ह्रास की ओर बढ़ रहा था, मतलब पहले मुगल अटैक्स हुए, बहुत सारे बाहर से लोग आए लूटने के लिए, तो उस टाइम पे भी सर्जरी का लॉस हो रहा था। फिर उसके बाद में बौद्ध धर्म आया, उससे भी लॉस हो रहा था। तो इससे ना उसका जो स्पीड है लॉस होने का, वो स्पीड और बढ़ गया। वर्ष 1772 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में मैसूर में युद्ध में टीपू सुल्तान के सैनिकों ने अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे एक कोवासी नामक गाड़ीवान और 4 सिपाहियों को पकड़कर उनके नाक काट दिए। मतलब उस समय पे इंडिया में ऐसे कल्चर था कि कभी भी पनिशमेंट देना है तो नाक और कान कट कर देना है। तो उन्होंने क्या किया कि जो गाड़ीवान था उसके और 4 सिपाहियों के नाक काट दिए। तो एक मराठी शल्य चिकित्सक थे, मतलब महाराष्ट्र में एक प्लास्टिक सर्जन थे, उन्होंने उसको क्या किया, प्लास्टिक सर्जरी किया और उसको फिर से रीनोप्लास्टी जो बोलते हैं, नाक का रीनोप्लास्टी कर दिया। फिगर में भी बताया था, फेमस इंडियन रीनोप्लास्टी रिप्रोड्यूस्ड इन द अक्टूबर 1794 इश्यू ऑफ द जेंटलमैन्स मैगजीन ऑफ लंदन। उसमें यह फोटो दिखाया गया। तो उससे क्या हुआ कि सब जगह ऐसा हो गया कि अरे इंडिया में इतना अच्छा प्लास्टिक सर्जरी का भी है, मतलब यहाँ मेथड है। तो उसको देख के 2 अंग्रेज सर्जन ने देखा और उसका सचित्र प्रकाशन अपने मद्रास गजट में, फिर लंदन में जेंटलमैन्स मैगजीन में हुआ। मतलब उन्होंने फिर इसको पब्लिश किया कि इंडिया में एक ऐसा सर्जरी है जो प्लास्टिक सर्जरी होती है, रीनोप्लास्टी, जो अगर नाक काट दिया हो तो उसको रिक्रिएट किया जाता है, पूरा अच्छे से सर्जरी करके ऐसा कर दिया जाता है कि पता ही नहीं चले कि वहां पे कुछ डैमेज हुआ था। इस सत्य कथा से यह सिद्ध होता है कि परंपरागत विधि से शल्य तंत्र कुछ घरानों में बचा हुआ था, मतलब वहां पे ट्रेडिशनल लेवल से कुछ कुछ घर में छुप छुप के किया जाता था, परंतु अंग्रेजों ने इसे भारत में कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, मतलब उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उल्टा बैन लगा दिया। इसी को आधार मानकर लंदन में 23 अक्टूबर 1804 में सर्जन जे.सी. कारपू ने नासा संधानीय शल्य कर्म सफलतापूर्वक किया। मतलब उन्होंने क्या किया कि ऐसे सारे मेथड सीख लिए वो जो सर्जन ने किए थे, और उसके बाद में 1804 में जाके लंदन में ऐसा सर्जरी किया, प्लास्टिक सर्जरी। इसके बाद इसका प्रचार दूसरे देशों में हो गया, फिर उन्होंने अपना नाम देके सब जगह इसको स्प्रेड कर दिया। व्यवसाय की दृष्टि से उन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धति का, एक मिनट, उन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धति को राजाश्रय दिया। मतलब उन्होंने कहा कि हम देखो कितना अच्छा, हम लोग स्मार्ट सर्जन हैं तो हम लोग ही इसको करेंगे, ताकि इंग्लैंड में बनी औषधियां और वहां छपी हुई
चिकित्सा संबंधी पुस्तकें भारत में बिके, वो बिजनेस पर्पज से आए थे और हमें गुलाम बनाने के लिए आए थे। तो उनकी ही मेडिसिन लेना अलाउड था, उनके ही इंस्ट्रूमेंट लेना अलाउड था, उनके ही सर्जन चाहिए थे। और दूसरा, इंडियन जो डॉक्टर्स थे उन पे बैन हो गया। परिणाम स्वरूप भारतीय चिकित्सक हर बात के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहने लगे। मतलब डिपेंडेंट हो गए कि वो लोग जो करेंगे उसी से करना है, और यहाँ की चिकित्सा पद्धति एवं उसकी विशेषताएं लुप्त होने लगे। यहाँ तक कि भारतीय भी घृणा की दृष्टि से देखने लगे। इसलिए क्या हुआ कि जो इंडियन डॉक्टर्स हैं या इंडियन मेंटेलिटी है, वो भी इंडियन चिकित्सा को नफरत की दृष्टि से देखने लगे। इसी प्रकार भारतीय शल्य तंत्र का ह्रास हो गया। भी आप लोग को ऐसा मालूम है क्या कि नॉर्थ इंडिया में आप लोग बोलेंगे कि हम बीएमएस हैं, बीएमएस पढ़ रहे हैं, वो नॉर्थ इंडिया में आप लोग को डॉक्टर नहीं मिलते हैं। कॉमन मेंटलिटी ऐसी होगी कि नफरत, और आई ये मतलब इनको तो कुछ भी नहीं आता, ना सर्जरी आता है ना मेडिसिन आता है। ये लोग क्या करते हैं, कब करते थे, तो उतना रेस्पेक्ट नहीं है कहीं भी। आप लोग अपने एरिया में भी देखेंगे, आप लोग अपने पड़ोसी रिश्तेदार भी बताएंगे आयुर्वेद करते हैं, तो उतना रेस्पेक्ट नहीं है जितना एमबीबीएस वालों को है। इसका कारण है कि हम लोग काम कर रहे, तो उन लोगों ने, अंग्रेजों ने ऐसा कर लिया, सबके माइंड पे ब्रेन वॉश किया कि अंग्रेजी मॉडर्न मेडिसिन है वही सबसे बेस्ट है इस दुनिया में, जबकि चोरी किया हमारा ही, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में लिखा, तो उन्होंने ऐसा दिखा दिया पूरी दुनिया को कि हमारा मेथड ही सबसे बेस्ट है। और आज भी मानसिक गुलामी वही है लोग के मन में। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, इसको इंग्लिश में है वो मैं बता रहा हूँ। सर्जरी वॉज इन्वेंटेड इन द स्टोन एज, जब स्टोन एज था, पाषाण युग, तब इसका इन्वेंशन हुआ था। द फर्स्ट इंसिडेंस ऑफ एविडेंस ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर दैट ऑफ ट्रैफनिंग और कटिंग ए स्मॉल होल इन द हेड। अभी कब कभी यूट्यूब में आप लोग को ये मिल जाएगा, ट्रैफनिंग या स्मॉल होल करना किया जाता था हेड में। दिस प्रोसीजर वाज प्रैक्टिस एज अर्ली एज 3000 बीसी बिफोर क्राइस्ट। मतलब ये हेड में कोई भी अगर कोई सर्जरी करना है तो क्या करना था, स्मॉल होल कर देते थे 3000 बिफोर क्राइस्ट में, और कंटिन्यू टू द मिडल एजेस एंड इवन इनटू द Renaissance. The initial purpose of trafficking in ancient culture is unknown, although some hypotheses may have been used to rid the body of spirits. मतलब ये क्या होता था कि इसका पर्पस क्या था कि ब्रेन में, स्कल पे होल करना है, ये अभी तक पता नहीं है। लेकिन ऐसा हाइपोथेसिस, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह ना बॉडी से जो स्पिरिट्स है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, उसको निकालने के लिए यूज किया जाता होगा। द प्रैक्टिस वाज वाइड स्प्रेड फ्रॉम थ्रू आउट यूरोप, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। मतलब ये जो ट्रैफनिंग का प्रोसीजर है वह यूरोप में, अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में किया जाता था। एविडेंस ऑफ हील्ड स्कल्स सजेस्ट सम पेशेंट्स सर्वाइव्ड द प्रोसीजर। मतलब कभी कभी जो हील्ड स्कल्स था, जो अभी हमें मिलता है, जो भी हमें मतलब जमीन के नीचे खोदने में मिलता है कि उनका ट्रैफनिंग हुआ है, और जो स्कल के पार्ट मिलते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि कोई कोई ना सर्वाइव कर गए थे वो प्रोसीजर के बाद। ट्रैफनिंग कंटिन्यूड इन एंशिएंट इजिप्ट एज ए मेथड ऑफ ट्रीटिंग माइग्रेन्स। माइग्रेन का ट्रीटमेंट के लिए वो लोग ना होल कर देते ब्रेन स्कल में, तो इससे ना माइग्रेन का जो पेन है, हेडेक, वो कम हो जाता था। और ये एक मेथड इजिप्ट में, एंशिएंट इजिप्ट में ये मेथड यूज किया जाता था। इन साउथ अमेरिका, एंशिएंट मायंस practiced dental surgery by filling cavities with precious stones including jadeite, turquoise, quartz and hematite among others. मतलब ये ना प्रीशियस स्टोन्स को डेंटल सर्जरी के लिए ये लोग कैविटीज भरने के लिए यूज करते थे। जो प्रीशियस स्टोन्स हैं, ये अलग अलग जो है, वो ना हेमेटाइट वगैरह, हेमेटाइट का अब्रक होता है जो आयुर्वेद का है अब्रक, तो ये सब चीज माइका जो बोलते हैं, ये ना अलग अलग जो प्रीशियस क्वार्ट्स वगैरह जो था, टर्क्वाइज वगैरह, वो ना फिल करते थे जो डेंटल कैविटीज होते थे। तो यह साउथ अमेरिका में यूज किया जाता था। इट इज सपोज दैट दिस प्रोसीजर फॉर रिचुअल और, एक मिनट, नेक्स्ट पेज, रिलीजियस पर्पजेस। मतलब ये रिलीजियस पर्पजेस और जो भी ये किया जाता था उसके लिए यूज होता था, रेदर देन हेल्थ एंड कॉस्मेटिक रीजंस। हेल्थ के रीजन से, कॉस्मेटिक रीजन से किया जाता था, या जो धार्मिक, जो आदिवासी लोग थे वो अपने धर्म के पर्पस के लिए भी डेंटल कैविटीज में ये फिल करते थे। द इजिप्शियंस gained their knowledge for anatomy from making mummies. मम्मीज वो लोग बनाते थे इजिप्ट में, आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मीज बनाते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि
जब वो एनाटॉमी सीखते थे कि मम्मीज को किस तरह से प्रिजर्व किया जाना है, मतलब वो डेड बॉडी जो है उसमें बहुत सारे देवताओं की आत्माओं को बुला के उसको रखा जाता था, जिंदा रखा जाता था। मतलब वो डेड बॉडी मर गया लेकिन हमें हमारी मेमोरी में वो हमेशा रहना चाहिए, तो इसमें वो एनाटॉमी सीखने का कोशिश करते थे। टू प्रिजर्व ए डेड बॉडी दे फर्स्ट रिमूव द प्रिंसिपल ऑर्गन विच वुड अदरवाइज रोट। मतलब वो क्या करते थे कि डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए प्रिंसिपल ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, किडनीज हो गया, लिवर हो गया, उसको रिमूव कर देते थे और उसमें केमिकल डाल देते थे जिससे ना बॉडी डैमेज ना हो, जो स्केलेटल है वो रहे और पूरा बॉडी जो है वो अच्छे से दिखाई दे। इसलिए वो लोग यही यूज करते थे और इसलिए उन्होंने एनाटॉमी का बहुत ज्यादा रिसर्च करके पढ़ाई किया। इन एंशिएंट इजिप्ट सर्जन्स ट्रीटेड वुंड्स एंड ब्रोकन बोन्स एंड डेल्ट विद बॉयल्स एंड एब्सेसेस। अब वो जो इजिप्ट के सर्जन थे उन्होंने वुंड्स जो थे, बड़े बड़े जो जख्म थे, फोड़े थे उसको, और ब्रोकन बोन्स उन सबको, और बॉयल्स जो ऐसे घाव होता है, और एब्सेसेस मतलब विद्रती, जो पस वाला जो विद्रती होता है उस सब का उन्होंने ट्रीटमेंट दिया जो इजिप्ट के सर्जन थे। दे ऑल्सो परफॉर्म ड्रेनिंग लंग्स ऑफ पेशेंट्स विद निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है कि प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, लंग्स के नीचे पानी जमा होता है, तो उन्होंने ड्रेन करना भी शुरू किया। एंड एम्पुटेशन, कभी कभी उनको हाथ पैर काटना पड़ता था, या जैसे डायबिटीज हो गया। एम्पुटेशन का मतलब है कि अगर उंगलियां सड़ गई हैं डायबिटीज की वजह से, गैस गैंग्रीन हो गया है, एब्सेस हो गया है बहुत ज्यादा, तो उसको उंगली को कट करना, इसको एम्पुटेशन बोलते हैं। तो वो बहुत सारे ये सब काम करते थे। इजिप्शियन सर्जन यूज क्लैम्प्स, सूचर्स एंड कॉटराइजेशन। उन्होंने क्लैम्प जो ऐसे चिपकाने वाला क्लैम्प्स रहता है, सुचरिंग मटेरियल से सुचर्स करते थे, कॉटराइजेशन करते थे। कॉटराइजेशन एक मेथड होता है जिसमें कोई भी एरिया को बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। जैसे आर्टरी अगर कट गया है या वेन्स कट गया है तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है कॉटरी, वो इलेक्ट्रिसिटी जैसे सोल्डरिंग मशीन होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोबाइल शॉप में सोल्डरिंग मशीन होता है उसी तरह का सेम ये होता है, कॉटरी मशीन होता है। तो ये आप लोग बड़े बड़े जब गायनेक हॉस्पिटल में जाएंगे देखेंगे तो वहाँ कॉटरी मशीन होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से वो कनेक्टेड होता है और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और वो कहीं भी अगर कट गया है और वो ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है तो कॉटराइजेशन कर देते हैं। या आजकल क्या करते हैं, हिस्टेक्टोमी करते हैं, इससे पूरा यूट्रस को निकाल देना है। तो यूट्रस को निकालने के बाद जो बड़े बड़े यूट्राइन आर्टरीज वगैरह है उसको कॉटरी करके जला देते हैं जिससे वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो ये इजिप्शियन सर्जन्स ना ये सारे यूज करते थे। दे हैड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक प्रोब्स। प्रोब्स का मतलब है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे। प्रोब मतलब जो साइनस होता है, मतलब एक बड़ा सा होल की तरह बन गया है, तो प्रोब डाल के एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, वायर की तरह रहता है, वो अंदर डाल के देखते हैं कि कितना अंदर तक डीप उसका साइनस का ओपनिंग है। शार्प सूत्र के पहले भी प्रोब का यूज किया जाता है, तो प्रोब्स यूज करते थे, सॉज यूज करते थे, फिर फोर्सेप्स यूज करते थे। फोर्सेप मतलब चिमटे की तरह। स्कालपेल यूज करते थे। स्कालपेल मतलब जो कट करने का जो रहता है, वो करते थे। फिर सीजर्स मतलब कैंची अलग अलग तरह का यूज करते थे। हिपोक्रेट्स थ्योरी ऑफ फोर ह्यूमर्स इन्फ्लुएंस्ड मेडिसिन फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। मतलब हिपोक्रेट्स जो थे फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, उनका थ्योरी बहुत दिन तक इसका यूज हुआ। ही क्लेम्ड दैट द ह्यूमर्स ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फेलगम and blood which are considered with the elements earth, fire, water, air respectively। मतलब वो हिपोक्रेट्स का थ्योरी था कि बॉडी में ये चीज रहते हैं। तो ब्लैक बाइल मतलब ब्लैक कलर का जो पित्त होता है वह रहता है, येलो बाइल रहता है, फिलगम रहता है, बलगम, और ब्लड रहता है। और ये कैसे रहता है, फर्स्ट ब्लैक बाइल रहता है वो अर्थ से कोरिलेट होता है, येलो बाइल होता है वो फायर होता है, और बलगम या फिलगम होता है वो वाटर से होता है, और ब्लड होता है वो एयर, उससे रिलेटेड रहता है। तो जैसे हम लोग पंच महाभौतिक ये मानते हैं, सिद्धांत मानते हैं, तो उनका भी चार चीज से, चार एलिमेंट से वह कनेक्टेड, ऐसा बॉडी का कोई भी फ्लूइड, इसको वो मानते थे। एग्जिस्ट इन द बॉडी एंड ब्लड लेटिंग फॉर और ड्रेनिंग ऑफ ब्लड। तो वो क्या करते थे कि ब्लड लेटिंग करते थे। अगर जैसे बहुत ज्यादा पित्त बढ़ गया है, ब्लैक बाइल हो गया है, येलो बाइल बहुत ज्यादा बढ़ गया है जॉन्डिस वगैरह में, तो वो ब्लड को निकाल देते थे। अमॉन्ग अदर प्रोसीजर्स बैलेंस देम। तो इसलिए ना ब्लड लेटिंग कर देना है,
और हम ये बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए हमें ब्लड लेटिंग किया तो बहुत सारा बैलेंस हो जाता है। ये हिपोक्रेट्स का थ्योरी था, मतलब एक तरह से रक्त मोक्षा नहीं करते थे। They also knew that honey helped to prevent wounds becoming infected. अभी सुश्रुत संहिता में भी बताया है कि हनी का यूज किया जाता है, घी का यूज किया जाता है। तो वो लोग ना हिपोक्रेट्स के टाइम में वो लोग हनी को यूज करते थे और वुंड में जो भी इन्फेक्शन है वुंड पे लगा देते थे हनी। It is a natural antiseptic. Honey is natural antiseptic. They also dressed wounds with willow bark, which has the same effect. Willow bark जो करके कोई bark होता है प्लांट का, उसका यूज करके भी wounds को वो हील करते थे। और the ancient Greeks also helped to advance surgery. जो ग्रीक्स जो थे, ग्रीस में रहने वाले ग्रीक्स थे, उन्होंने उसको और एडवांस सर्जरी किया। ग्रीक सर्जन क्लीन वुंड्स विद वाइन, जो वाइन होता है, शराब होता है, उससे वो वुंड्स को क्लीन करते थे। आजकल भी हम लोग क्या करते हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कोरोना के टाइम पे, कि अच्छे से ना वो पूरा ये कर देता है, इन्फेक्शन को दूर कर देता है, इसलिए सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। द अल्कोहल हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। एक ग्रीक नेम हेरोफाइलस 335 to 280 BC carried out dissections of human bodies in public. उन्होंने क्या किया, ये जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, डॉक्टर थे, इन्होंने ह्यूमन बॉडी का पब्लिकली डिसेक्शन किया, मतलब पूरी दुनिया को दिखाया, वहां के एरिया के सभी लोग को दिखाया कि ऐसा हम ह्यूमन बॉडी का ये डिसेक्शन कर रहे हैं। ही इज समटाइम्स कॉल्ड द फादर ऑफ एनाटॉमी, इसलिए उनको ना फादर ऑफ एनाटॉमी बोला जाता है। फिर एरासिस्ट्रेटस 304 to 250 BC was also a great anatomist. मतलब ये जो साइंटिस्ट थे ये भी बहुत अच्छे डॉक्टर, इनको ग्रेट एनाटॉमिस्ट बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके बताया कि सरफेस मार्किंग कैसा होता है, आर्टरीज कैसा होता है, वेन्स कैसा होता है, मसल्स का ओरिजिन कहाँ होता है, मसल का इंसर्शन कहाँ होता है, सारा चीज इन्होंने बताया, इसलिए इनको भी बहुत वैल्यू दिया है। इन द रोमन एम्पायर टेक्निक्स ऑफ सर्जरी वर डोमिनेटेड बाय आइडियाज ऑफ गैलन। ही वाज इंटरेस्टेड इन एनाटॉमी। अब सर्जरी, रोमन जब एम्पायर आया, रोमन साम्राज्य आया, तो उस टाइम पे सर्जरी को ना ये आइडियाज ऑफ गैलन से डोमिनेट किया गया, उसको सप्रेस किया गया, क्योंकि जो गैलन थे उनको ना एनाटॉमी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। अनफॉर्चुनेटली बाय हिज टाइम डिसेक्टिंग ह्यूमन बॉडीज वाज फॉरबिडन। उस टाइम पे क्या था कि ह्यूमन बॉडीज को डिसेक्शन करना वो पूरी तरह से बैन था, फॉरबिडन था। सो गैलन हैड टू डिसेक्ट एनिमल बॉडीज इंक्लूडिंग एप्स। तो इसलिए वो ह्यूमन बॉडी को न डिसेक्ट करके क्या करते थे कि जो बंदर का टाइप है, एप्स, लंगूर वगैरह, उस पे वो डिसेक्शन करते थे। हाउएवर एनिमल बॉडीज आर नॉट द सेम एज ह्यूमन बॉडीज। इसलिए अभी बाद में पता चला कि ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी तो एक जैसा नहीं है, को रिलेट कर सकते हैं लेकिन सब अलग है। एंड सो ऑफ द गैलेंस आइडिया वर क्वाइट रॉन्ग। तो इसलिए गैलेंस का आइडिया जो था वो रॉन्ग था, क्योंकि जो ये एप्स वगैरह का बॉडी है वो एकदम डिफरेंट होता है, तो उनका आइडियाज जो है वो एकदम रॉन्ग हुआ। He served for 3 years as doctor to Roman gladiators. वो ना 3 साल तक डॉक्टर बना रहा रोमन जो ये तो जो थे राजा वगैरह। एंड एज द एम्परर सर्जन, द एम्परर का सर्जन, मेन सर्जन गैलेंस को बना के रखा गया। Gaining hands-on surgical experience, Romans continued with ट्रैफनिंग, एम्पुटेशन एंड आई सर्जरी। रोमन्स ने क्या किया, उनके जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ट्रैफनिंग किया, मतलब अगर माइग्रेन हो रहा है तो क्या करना है, वहां पे छेद कर दो, होल कर दो स्कल में। एम्पुटेशन मतलब अगर डायबिटीज वगैरह हो गया तो वो एरिया कट कर दो। और आई सर्जरी जो रहता था, मोतियाबिंद वगैरह, कैटरेक्ट का सर्जरी, ये सब करते थे। बिगिनिंग इन द 900 AD आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। 900 AD में क्या हुआ, अल जाफरी, एक फेमस इस्लामिक सर्जन, wrote books focused on orthopedics, military surgery and ear, nose and throat surgery। जो अल जाफरी थे 900 AD में, उस समय ना इस्लाम आ गया था दुनिया में, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बुक्स लिखा जो ऑर्थोपेडिक्स था, मतलब बोन से रिलेटेड जो भी सर्जरी वगैरह था, मिलिट्री सर्जरी मतलब युद्ध में जो भी कट पिट जाता है तो जो सर्जरी किया जाता है इमरजेंसी में, फिर ईयर नोज थ्रोट सर्जरी, ENT सर्जरीज, ये सब लिखा। फर्दर इन्फ्लुएंसिंग इस्लामिक एंड वेस्टर्न मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो उन्होंने इतना अच्छा बुक लिखा जो इस्लामिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी फायदा हुआ और वेस्टर्न मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी फायदा हुआ। मीनवाइल इन इंडिया सर्जन्स वर हाईली स्किल्ड। इंडिया में ना उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोग स्किल्ड थे, सर्जन्स वगैरह। दे वर पायनियर्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी,
मतलब इंडिया में प्लास्टिक सर्जरी वगैरह होता था। पायनियर्स मतलब वो लोग ही जन्मदाता थे। दे परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन टू रिकंस्ट्रक्ट द नोज, रिनोप्लास्टी। तो वो ना रिनोप्लास्टी करते थे, अगर नाक वगैरह आगे से टिप काट दिया तो ना रिनोप्लास्टी करके वो रिकंस्ट्रक्ट कर देते थे, रिक्रिएट कर देते थे। देयर वर हॉस्पिटल्स इन इंडिया एंड श्रीलंका बिफोर 200 बीसी। तो इंडिया में क्या था कि इंडिया और श्रीलंका में ऐसे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स होते थे, वहां पे ये सब सर्जरी वगैरह करते थे। एक डायग्राम बनाया है, इंडियन सर्जन परफॉर्मिंग प्लास्टिक सर्जरी। उसके बाद में द मिडल एजेस एंड रिनेसेंस। सर्जन्स ऑफ मिडल एजेस थ्रू द 18th century were often barber surgeons who would travel and perform minor procedures including tooth extraction। मतलब जैसे नावी होता है, नाई होता है, उस तरह के सर्जन्स होते थे मिडिल एजेस में, 18th सेंचुरी में। तो वो ना माइनर माइनर प्रोसीजर्स करते थे, इंक्लूडिंग टूथ एक्सट्रैक्शन, दांत निकालना, ब्लड लेटिंग मतलब ब्लड का रक्त मोक्षण जो है, ब्लड लेटिंग, एंड ट्रीटिंग वॉर वुंड्स मतलब जो वॉर में वुंड्स हो जाते हैं उसको वो ट्रीट करने का उस टाइम पे माइनर माइनर प्रोसीजर्स करते थे। Rather than studying at universities, like physicians, surgeons learn through apprenticeship, apprenticeship and observation। अब यूनिवर्सिटी से पढ़ने से अच्छा वो लोग क्या करते थे, जो बड़ा सर्जन है उसके पास जाएंगे और फिर वहां अप्रेंटिसशिप करेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे। इस तरह से वो लोगों ने जाके सीखना शुरू किया। सर्जरी विदाउट एडिक्वेट एनेस्थेटिक्स एंड एंटीसेप्टिक्स रिमेन डेंजरस एंड वाज सीन एज ए लेसर प्रोफेशन। मतलब क्या हुआ कि विदाउट एनेस्थेटिक्स मतलब जो ये संज्ञा नाश करने का जो था एनेस्थीसिया वगैरह उस टाइम पे नहीं था, एंटीसेप्टिक कोई भी मेडिसिन नहीं था, तो इसलिए ना जब वो सर्जरी करते थे तो वो तुरंत ही पेशेंट मर जाते थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा हैजार्डस और डेंजरस हो गया। और इसको ना लेसर प्रोफेशन मतलब उसको अच्छे से नहीं माना गया कि सर्जरी करके कुछ अच्छा हो सकता है। फिर है 12th पेज नंबर देखिए। सर्जरी बिकेम मोर एंड मच मोर एडवांस इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में यह सर्जरी है बहुत ज्यादा एडवांस हो गया। इन 1865 जोसेफ लिस्टर, उसका टाइम क्या है 1827 टू 1912, डिस्कवर्ड एंटीसेप्टिक सर्जरी। उन्होंने ना एंटीसेप्टिक सर्जरी ये कुछ नया चीज उन्होंने ये डिस्कवर किया, which enabled surgeon to perform many more complicated operations। जब एंटीसेप्टिक का यूज करके सर्जरी किया जाने लगा, पेनिसिलिन वगैरह का यूज करके, तो वो ना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस भी कर सकते थे। लिस्टर प्रिवेंटेड इन्फेक्शन बाय स्प्रेइंग कार्बोलिक एसिड ओवर द पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी। तो लिस्टर जो थे डॉक्टर, उन्होंने क्या किया कि कार्बोलिक एसिड का स्प्रे मारते थे और पेशेंट को और सर्जरी करते थे, तो उससे ना वो इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता था, एंटीसेप्टिक वो मेडिसिन यूज किया जाने लगा। जर्मन सर्जन्स डेवलप्ड ए बेटर मेथड। जो जर्मनी के सर्जन थे उन्होंने और अच्छा मेथड यूज किया। द सर्जन्स हैंड्स एंड क्लोथ्स वर स्टरलाइज्ड बिफोर द ऑपरेशन। वो लोग क्या करते थे कि सर्जन का हाथ और क्लोथ उस पर कुछ केमिकल लगा के और फिर वो स्टरलाइज करके ऑपरेशन करते थे। एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर स्टरलाइज्ड विद सुपर हीटेड स्टीम। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे ना उसको स्टरलाइज किया जाता था बहुत ज्यादा गर्म स्टीम में, जो स्टीम का वाफ आता था मतलब सुपर हीटेड स्टीम से। रबर ग्लोव्स वर फर्स्ट यूज इन सर्जरी इन 1890। रबर के जो ग्लव्स हम लोग जो यूज करते हैं उस तरह का सबसे पहले 1890 में सबसे पहले यूज हुआ। एनेस्थेटिक्स एंड एंटीसेप्टिक्स मेड सर्जरी मोर सेफर। जब से एनेस्थीसिया आ गया, उसका डिस्कवरी हुआ, उसका इन्वेंशन हुआ और एंटीसेप्टिक्स आ गए, तब सर्जरी जो हुआ वो बहुत ज्यादा सेफर हो गया। दे अलाउड फार मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन, मतलब उसके वजह से और भी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होने लगे। इन 1883 रॉबर्ट लॉसन टेट removed the fallopian tube of a woman suffering an ectopic pregnancy, saving her life। जो ये रॉबर्ट टेट थे उन्होंने क्या किया कि फेलोपियन ट्यूब को रिमूव किया, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो रहती है मतलब जहाँ फेलोपियन ट्यूब में ही बेबी का ग्रोथ होता है तो उसमें बेबी भी मर जाता है और माँ भी मर जाती है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि पूरा एब्डोमेन को ओपन किया सर्जरी करके और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो फेलोपियन ट्यूब था वो कट करके जो बेबी और वो सब था उस सबको निकाल दिया और उसके बाद में सुचरिंग करके कर दिया। तो इन्होंने ऐसा फर्स्ट टाइम किया। इन 1895 वेलहेम रोटेंगेन डिस्कवर्ड एक्सरे। इन्होंने ना एक्सरे जो थे वो फर्स्ट डिस्कवर किया। दैट ब्रॉट ग्रेट बेनिफिट टू सर्जरी। अब जब एक्सरे आ गया तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगा, क्योंकि फिर पता चलने लगा कि एक्सरे से हमें पता चलने लगा कि बोन्स में कहाँ फ्रैक्चर है, कहाँ पे इंजुरी है, कितना ज्यादा फ्रैक्चर है।
उससे और मतलब ये एडवांस होने लगा धीरे धीरे। देखिए स्टेप बाय स्टेप ना ये सर्जरी ना एडवांस होती जा रही है। इन द 20th सेंचुरी सर्जरी मेड ग्रेट एडवांसेस। 20th सेंचुरी जब आया तब और ज्यादा डेवलपमेंट होने लगा। द मोस्ट डिफिकल्ट सर्जरी वाज ऑफ द ब्रेन एंड द हार्ट। हार्ट और ब्रेन का सर्जरी और डिफिकल्ट होता था उस टाइम। बोथ ऑफ दीज डेवलप रैपिडली इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा ये डेवलप हो गया। द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म इन 1967 बाय क्रिश्चियन बार्नार्ड। मतलब इन्होंने फर्स्ट हार्ट को जो दूसरे के बॉडी में डेड बॉडी से निकाल के और किसी और पेशेंट में फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया। द फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट वाज इंस्टॉल्ड इन 1982। 1982 में आर्टिफिशियल हार्ट बना के और वो जैसे पंप करता है आर्टिफिशियल हार्ट उस तरह से मशीन बना के और 1982 में फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट पे मतलब ऐसा हुआ। द फर्स्ट हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड इन 1987। 1987 में हार्ट और लंग्स दोनों का ट्रांसप्लांट एक डेड बॉडी से निकाल के और एक पेशेंट के बॉडी में ये किया गया, ट्रांसप्लांट किया गया 1987 में। Meanwhile, the first kidney transplant was performed in 1950 by Richard Lawler। मतलब फर्स्ट किडनी का ट्रांसप्लांट 1950 में किडनीज का ट्रांसप्लांट हुआ। द लेजर वाज इन्वेंटेड इन 1960। जो लेजर थेरेपी रहती है आजकल मतलब उसमें कुछ तो ये यूवी रेज वगैरह रहता है, लेजर का बहुत इंटेंसिटी का जो लाइट रहता है उसका इन्वेंशन हुआ। In 1964 it was used in eye surgery for the first time। 1964 में जो लेजर थेरेपी है लेजर का यूज सर्जरी में फर्स्ट टाइम हुआ। Meanwhile in the 1960 the first hip replacement surgery was performed। 1960 में जो हिप जॉइंट है अगर उसमें अब वेस्कुलर नेक्रोसिस वगैरह हो गया या उसमें सडन हो गई तो फर्स्ट हिप रिप्लेसमेंट हुआ सर्जरी। मतलब आर्टिफिशियल हिप को वहां पे रिप्लेस किया गया और वो मतलब आर्टिफिशियल बनाया गया। In 1962, a boy had his arm served, but surgeon managed to detach it। 1962 में क्या हुआ कि ना उसका आर्म जो था वो अलग हो गया लेकिन सर्जन्स ने ऑपरेशन करके रीअटैच किया उसको हाथ को। That was the first time a limb was successfully reattached। तो उस टाइम पहली बार ऐसा हुआ कि लिम्ब जो था वो सबसे सक्सेसफुली रीअटैच किया गया। In the late 20th century, one of the most exciting developments in surgery was keyhole surgery। इस टाइम पे keyhole surgery सबसे पहले किया गया 20th century में। इन मतलब जैसे अभी करते हैं ना लेप्रोस्कोपी करते हैं मतलब की होल बनाते हैं और वहां पे लेप्रोस्कोप डालते हैं वैसे ही वो लोग टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप वगैरह जो ये जो लेप्रोस्कोप वगैरह डाल के इन 2008 लेजर वाज यूज्ड इन कीहोल सर्जरी टू ट्रीट ब्रेन कैंसर। ब्रेन कैंसर के लिए उन्होंने होल किया और उसमें लेजर बीम छोड़ के और वो जो कैंसर है उसको बर्न किया। तो इस तरह से फर्स्ट टाइम 2008 में हुआ। फिर है फॉलोइंग अदर साइंटिस्ट have been awarded the Nobel Prize for their valuable contribution to modern surgery। अब मॉडर्न सर्जरी के लिए ये जितने हैं ये सब लोगों को नोबेल प्राइज मिला। तो थियोडोर कोचर वन द 1909 प्राइज फॉर डिस्कवरिंग इंपॉर्टेंस फॉर द थायराइड ग्लैंड। इन्होंने थायराइड ग्लैंड का सबसे पहले डिस्कवरी किया। व्हाट इट डिड, हाउ इट वर्क, द रोल ऑफ थायराइड हार्मोन इन फिजियोलॉजी। मतलब उन्होंने सारा ये क्यों काम करता है, क्यों रहता है, कैसे काम करता है, ये इन्होंने सबसे पहले थायराइड हार्मोन के फिजियोलॉजी बताया। द एनाटॉमी ऑफ द ग्लैंड, एनाटॉमी का ग्लैंड बताया, ग्लैंड का एनाटॉमी बताया। एंड हाउ टू सेफली परफॉर्म सर्जरी ऑन द ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड अगर उसका हाइपरट्रॉफी हो गया तो उस पर सबसे पहले सर्जरी कैसे करें इन्होंने ये साइंटिस्ट ने बताया। His first surgical removal of thyroid gland were complicated post-operatively by severe hypothyroidism and death। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम किया ना तो पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो गया और डेथ हो गया। This led कोचर to severe depression nearly to suicide। तो जो कोचर डॉक्टर थे उन्होंने क्या किया कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए और उन्हें खुद को सुसाइड कर लिया। Then he discovered thyroid hormones was able to reverse these effects। नहीं मैं फिर से बताता हूँ, जो डॉक्टर कोचर थे उनको ये पता चला कि जब थायराइड का ऑपरेशन कर देते हैं तो पेशेंट को ना हाइपोथायराइडिज्म या डेथ हो जाता है। तो इसके वजह से उन्होंने ऐसे कंक्लूजन निकाला, खुद का सुसाइड नहीं किया, उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो सीवियर डिप्रेशन आता है
और फिर सुसाइड भी हो सकता है। तो उन्होंने और इस पे रिसर्च किया, तो उनको ये पता चला कि थायराइड हार्मोन वाज एबल टू रिवर्स दिस इफेक्ट। अगर हमने आर्टिफिशियल थायराइड हार्मोन दिया, जैसे आजकल भी थायरोक्सिन वगैरह देते हैं केमिकल, तो इसीलिए ना डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स वगैरह उससे हम निकाल सकते हैं, और हाइपोथायरॉयडिज्म को भी बैलेंस कर सकते हैं, डेथ को भी हम लोग मतलब लाइफ सेव कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने थायराइड हार्मोन को डिस्कवरी किया। सर्जरी ऑफ थायराइड स्टिल डन थ्रू द कोचर्स कोलर इंसिजन। तो जो उन्होंने सबसे पहले इंसिजन लिया था, तो कोचर्स कोलर इंसिजन उसको आज भी माना जाता है। कोचर्स वर्क मार्क्स द फर्स्ट ट्रू सॉलिड ऑर्गन सर्जरी। कोचर्स का जो काम है उसको सबसे पहला सॉलिड ऑर्गन सर्जरी सबसे पहले माना जाता है। एंड इज टेक्निकली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ऑल्सो pioneered the methods by which bleeding is controlled when the blood vessels are buried। मतलब इसलिए इसको सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इन्होंने जो मेथड बताए जिससे ब्लीडिंग अगर हो रहा है ड्यूरिंग सर्जरी तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है और ब्लड वेसल्स को अच्छे से हम बंद कर सकते हैं। कोचर ऑल्सो शोड दैट इट इज नॉट एनफ फॉर ए सर्जन टू नो द एनाटॉमी। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सर्जन जो रहते हैं उनको ना एनाटॉमी अच्छे से नहीं मालूम होता। ए ट्रू सर्जन नीड्स टू अंडरस्टैंड हाउ डिअरेंज एनाटॉमी ऑल्सो अफेक्ट्स फिजियोलॉजी। उन्होंने ये बोला कि अगर हमने किसी को कट किया, मतलब हम लोग सर्जरी कर रहे हैं और हमने एब्डोमेन ओपन किया, तो उसके बाद में लीवर है, फिर किडनीज है, जो भी ऑर्गन्स है, अगर हमने उसको अच्छे से नहीं अरेंज किया तो उससे क्या होगा कि एनाटॉमी भी खराब होगी और जो फिजियोलॉजी है, जो शरीर की क्रियाएं हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसीलिए ना हमें एनाटॉमी जानना जरूरी है। एनाटॉमी होने के बाद अरेंजमेंट जरूरी है, अच्छे से उसको बिठाना जरूरी है। अगर हमने कोई मसल को कहीं और लगा दिया, किसी और को वो लगा दिया, तो एनाटॉमिकली भी वो खराब हो जाएगा और फिजियोलॉजी भी खराब हो जाएगा। फिर एलेक्सिस कैरेल, ए फ्रेंच सर्जन वर्किंग इन न्यूयॉर्क एंड शिकागो, वाज अवॉर्डेड द 1912 प्राइज फॉर इन्वेंटिंग वेस्कुलर सर्जरी बाय डेवलपिंग द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्निक्स फॉर सुचरिंग ब्लड वेसल्स। जो ये सर्जन थे एलेक्सिस कैरल, इनको 1912 में सबसे अच्छा न्यूयॉर्क में, जो न्यूयॉर्क और शिकागो में फ्रेंच सर्जन थे, उनको नोबेल प्राइज मिला। तो इन्होंने क्या किया था कि ब्लड वेसल्स जो भी है, जैसे ऑर्टा हो गया, एब्डोमिनल ऑर्टा होगा, मेसेंट्रिक आर्टरी, तो इसको ना सबसे पहले सुचरिंग किया ब्लड वेसल्स को। ये ऑल्सो इन्वेंटेड द टेक्निक्स फॉर इंट्रावेनस थेरेपी। जो आईवी आजकल लगाते हैं ना हम लोग सलाइन का, डीएनएस और एनएस वगैरह, तो इन्होंने सबसे पहले उसका टेक्निक इन्होंने रिसर्च इन्वेंट किया था कि हम अगर किसी को वीकनेस आ रही है, अगर उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, तो हमको डीएनएस और एनएस वगैरह लगा के और उसको इंट्राकैट लगा के और उनको टिप देना चाहिए। जो उन्होंने किया वो आज भी टेक्निक यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज नॉट ए प्रैक्टिसिंग सर्जन बट ए मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन। ये रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन में पढ़ते थे लेकिन ये सर्जरी नहीं करते थे। He won the 1945 Nobel Prize for discovery of penicillin, ushering in the era of antibiotics। तो इन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन जो है मेडिसिन, उसका डिस्कवरी किया, इसलिए उनको 1945 में नोबेल प्राइज मिला। ये आप लोगों को मालूम है, जनरल नॉलेज में आता है कि हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये आप लोगों को बचपन में भी सिखाया जाता है। फिर वर्नर्स फोर्समैन वाज अवार्डेड द 1956 प्राइज फॉर इन्वेंटिंग कार्डियक कैथेटराइजेशन। मतलब इनको कार्डियक कैथेटराइजेशन करने के लिए अवार्ड दिया गया। He was a neurologist by training and in 1929 while a resident performed the first catheterization on the himself by threading a urinary catheter through the vein in his elbow and injecting dye and taking x-ray। जो कैथेटराइजेशन किया जाता है ना, उसमें क्या किया जाता है कि वेन लिया जाता है एल्बो में और उसमें डाई डाला जाता है और उसके बाद में एक्सरे किया जाता है। तो इस तरह से उन्होंने सबसे पहले किया। और फिर कार्डियक जो है, हार्ट है, उसमें भी कैथेटराइजेशन किया, आजकल भी किया जाता है। एंड जब एंजियोग्राफी वगैरह किया जाता है ना, तो उसमें क्या किया जाता है कि एक नर्व, एक वेन को पंक्चर करके वहां से इंस्ट्रूमेंट कैथेटराइजेशन किया जाता है और वहां से डाई छोड़ा जाता है, जिससे कोरोनरी आर्टरीज कितना ब्लॉकेज वगैरह है वो आजकल देखा जाता है। तो इन्होंने किया था, इसलिए इनको भी सबसे पहले किया था, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला। जोसेफ मुरे become the first American born surgeon to be awarded the Nobel Prize for Medicine 1990। इनको सबसे पहले मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला। He developed transplantation। उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन जो है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैडेवरिक सर्जरी, वो सबसे पहले उन्होंने परफॉर्म किया। He performed the first successful kidney transplant in 1954।
and then became a leader in developing the study of transplantation biology and in the development of anti-rejection drugs. मतलब इन्होंने सबसे पहले ट्रांसप्लांटेशन बायोलॉजी पे रिसर्च किया और एंटी रिजेक्शन ड्रग्स, मतलब बॉडी ने रिजेक्ट कर रही है, बॉडी फॉरेन बॉडी को रिजेक्ट कर रही है, लेकिन हमें ना एक्सेप्ट करने वाले ड्रग्स बनाने हैं, इसलिए इन्होंने ये ऐसे किया। जैसे मैंने किसी और का किडनी ट्रांसप्लांट किया तो बॉडी जो है ना रिजेक्ट करती है, तो एंटी रिजेक्शन ड्रग्स का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो इंसान मर जाएगा इन्फेक्शन से, इसलिए उन्होंने सबसे पहले ये किया। फिर डॉक्टर फिलिप मॉरेट ऑन मार्च 17, 1987 परफॉर्म द फर्स्ट लेप्रोस्कोपी कोलेसिस्टेक्टोमी, मतलब गॉल ब्लैडर का रिमूवल 1987 में सबसे पहले हुआ इन लॉयन फ्रांस। फ्रॉम दैट प्रोग्रेसिवली more advanced surgeries were quickly performed using the minimally invasive techniques, मतलब उसके बाद में ऐसे सर्जरीज में बहुत सारे डिस्कवरी होते गए कि इन्वेजिव मतलब कट पिट ना हो, जैसे लेप्रोस्कोपी करके, और हम लोग पूरा पेट काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो पेट काटा तो पूरा यहाँ इतना सुचरिंग होता था पहले, तो अभी क्या है मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स आ गई इसके बाद में। फिर फर्दर रीडिंग्स क्या है कि आप लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं इसके बारे में, अगर डीप में पढ़ना है तो सुश्रुत संहिता विद दलहन कमेंट्री, आयुर्वेद का इतिहास भाई पंकज त्रिवेदी, आयुर्वेद का बृहद इतिहास भाई अत्रदेव विद्यालंकर, आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास भाई आचार्य प्रियव्रत शर्मा, ये सब आप पढ़ सकते हैं अगर डीप में पढ़ना है तो। ब्लड एंड गट्स हिस्ट्री ऑफ सर्जरी बाई रिचर्ड हॉलिंगम, हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्जरी बाई जेम्स जॉर्ज बेने, ये सारे बुक्स आप पढ़ सकते हैं। और हमें क्या क्या इसमें से मिला, हाउ मच हैव यू ग्रास्प्ड, हु इज द फर्स्ट टीचर ऑफ सर्जरी, how many scholars of Acharya Dhanvantari, what are the importance of Sushruta Samhita, why the Shalya Tantra is superior to other 7 tantras, what were the probable reasons of declension in Ayurveda surgery, the declension मतलब ह्रास कैसे हुआ आयुर्वेदिक सर्जरी का, describe the evolution of modern surgery, ये आप लोग क्वेश्चंस का आंसर फिर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो? यस सर। हाँ, तो मैं चैप्टर सेकंड शुरू करूं कि फर्स्ट करके रुक जाऊं? चैप्टर 2 है, इसमें क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू नो एंड अंडरस्टैंड द आयुर्वेदा यंत्र एंड शस्त्र एज वेल एज मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जो आयुर्वेदा के यंत्र और शस्त्र थे उसको जानना, और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं वो जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इस चैप्टर में बताएं। टोटल यंत्राजार 101, ये एमडी एंट्रेंस में पूछते हैं कि सुश्रुत संहिता में कितने यंत्राज बताएं और आयुर्वेद ने कितने एक्सेप्ट किए हैं। टाइप्स ऑफ यंत्रा, अब उनके क्या क्या टाइप हैं ये आप लोग को याद हो जाना चाहिए, इसके आप नोट्स बना लीजिए। टाइप्स ऑफ यंत्रा टोटल 6 टाइप्स के रहते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या है, स्वस्तिक यंत्रा 24 नंबर के रहते हैं। संदंश यंत्र 2 टाइप्स के रहते हैं। ताल यंत्र 2 टाइप्स के, नाड़ी यंत्र 20 टाइप्स के, शालाक्य यंत्र 28 टाइप्स के, उपयंत्र 25 टाइप्स के, मतलब ये 6 टाइप्स मेन है, और उसके स्वस्तिक यंत्र छोटे बड़े अलग अलग साइजेस के 24 हैं। तो इस तरह से स्वस्तिक यंत्र, संदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाका यंत्र, उपयंत्र, यह 6 टाइप्स रहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उनका कैसा शेप रहता है, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। यंत्र कर्म जो रहते हैं, फंक्शंस 24 कर्म किया जाता है। टोटल शस्त्र जो है, सुश्रुत संहिता में 20 टाइप के शस्त्र बताए हैं, वाग्भट में 26 टाइप्स के शस्त्र बताए हैं। अनुशस्त्र जो है वो 14 टाइप के बताए हैं। और सबसे अच्छा अनुशस्त्र क्या होता है, तो हाथ, अपने जो हैंड होते हैं वो सबसे बेस्ट अनुशस्त्र है। फिर धारा, मतलब जो शस्त्र होते हैं उसका जो शार्पनेस रहता है, जैसे सीजर हो गया या फिर ब्लेड हो गया, उसका मेजरमेंट जो रहता है उसको धारा बोला जाता है। पायना मतलब इंक्रीज शार्पनेस, उसके लिए क्या किया जाता था कि वो शस्त्र को गर्म करके और तेल में डुबा दिया जाता था, या फिर अलग अलग पानी में डुबा दिया जाता था, तो उससे क्या होता था कि शार्पनेस बढ़ जाता था, या अलग अलग केमिकल्स में, तो उसको पायना विधि बोलते हैं, वो आगे आने वाला है। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान में 7 चैप्टर में बताया है, 6 नंबर का श्लोक, तत्र चतुर्विंशति स्वस्तिक यंत्राणी, मतलब 24 स्वस्तिक यंत्र हैं। जो संदंश यंत्र है, 2 टाइप के संदंश यंत्र है। द्वे एव ताल यंत्र, 2 टाइप के ताल यंत्र हैं। विंशति नाड़या, मतलब 20 टाइप के नाड़ी यंत्र हैं। अष्टविंशति शलाका, शलाका यंत्र है वो 28 टाइप के हैं। शलाका यंत्र मतलब शालाक्य तंत्र में यूज करने वाले। पंचविंशति रूप्य यंत्राणी, मतलब उपयंत्र अगर हाथ को लिया जाए तो 24 तो नॉर्मल है, और हाथ को ले लिया तो 25, इस तरह के टोटल यंत्र कितने हो गए, तो 101 हो गए।
और मेन टाइप कितने हैं तो 6। स्वस्तिक यंत्र कितने हैं 24। ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। स्वस्तिक यंत्र 24, संदंश यंत्र 2, ताल यंत्र 2, नाड़ी यंत्र 20, शलाका यंत्र 28, उपयंत्र 25। और प्रधान यंत्र जो है यंत्र शतकमोत्तरम अत्र हस्त में प्रधानतम यंत्राणाम अवगच्छ। मतलब सुश्रुत संहिता में ऐसा बताया है कि जो हाथ होता है सबसे प्रधानतम यंत्र बताया है। प्रधान यंत्र मतलब हाथ। इसके बाद में यंत्र प्रकरण में यंत्र की परिभाषा बताइए, उसका डेफिनेशन। तत्र मनः शरीर बाधकराणि शल्यानि तेषाम आरणोपायो यंत्राणि। सुश्रुत संहिता में 7 चैप्टर में 4 नंबर का श्लोक है कि जो शरीर को और मन को बाधा करता है ऐसे भावों को शल्य बोलते हैं, मतलब फॉरेन बॉडी बोलते हैं। और शल्य का निर्वहन जिस उपकरणों से की सहायता से किया जाता है उसे यंत्र बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज को जैसे पकड़ के हम लोग शल्य को निकाल रहे हैं, फॉरेन बॉडी को निकालते हैं, उसको यंत्र बोला जाता है। शस्त्र होता है वो कटपिट करता है, यंत्र मतलब निकालने का काम करता है। किंतु मन शल्य या दृश्यमान पदार्थ न होने से वह किसी भी प्रकार के यंत्र से नहीं निकाला जा सकता। अगर मन में शल्य है, मन में किसी के लिए नफरत है, हेट्रेड है, मन में क्रोध है, मन में ईर्ष्या है, मन में मोह है, मन में अटैचमेंट है किसी से, तो वह हमें दिखता नहीं है, वो मानसिक भाव है। तो इसीलिए ना उसके लिए कोई यंत्र नहीं है। अतः सुश्रुताचार्य ने शल्य की समग्र व्याख्या निम्न प्रकार से की है। तो इसलिए सुश्रुताचार्य ने उसको और आगे डीप में बताया है। सर्व शरीर बाधगरम शल्यम, इसमें मन को हटा दिया, शरीर को रखा है। समय शरीर में बाधा उत्पन्न करते हैं उसे शल्य कहते हैं। ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिए। फिर और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में ऐसा बताया है 25 चैप्टर में फर्स्ट श्लोक कि नाना विधानम शल्यानाम नाना देश प्रभादीनाम अनर्थम अभ्युपायो यदस्तद्यंत्रम यच्च दर्शने। मतलब शरीर के विविध प्रदेशों में स्थित पीड़ा कर शल्य के निकालने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है वो यंत्र कहलाता है। मतलब बॉडी में कहीं भी जैसे कील लग गया, कोई कांच का टुकड़ा अंदर चला गया, तो हमें पकड़ के खींच के निकालना होता है। तो कहीं भी कभी कभी गोली लग जाती है अंदर, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि उसको पकड़ के जो गोली रहती है, कभी कभी ऐसे देखा होगा कि हीरोइन क्या करती है, गर्म पानी करती है और जहां गोली लगे वो हीरो को ऐसे गर्म पानी से धोती है, गर्म पानी डालती है और फिर कोई इंस्ट्रूमेंट से उसको खींच के निकालती है। तो ऐसा जो खींच के निकालना है उसको यंत्र बोलते हैं। इसका उपयोग शल्य दर्शनार्थ भी होता है। कोई शल्य को देखने के लिए जो भी यूज करते हैं, तो जैसे ये होता है रेक्टोस्कोपी, रेक्टम को देखने के लिए होता है, या स्पेकुलम होता है, अलग अलग रेक्टोस्कोप कहते हैं, मतलब अंदर देखने के लिए जो यूज किया जाता है उसको भी हम यंत्र में बोल सकते हैं। यंत्र प्रकार एवं संख्या तानि षड प्रकारानि। जो यंत्र होते हैं 6 मेन टाइप के रहते हैं। जो पहले बताया वही है, रिपीट हो रहा है। तद्यथा स्वस्तिक यंत्राणि, संदंश यंत्राणि, ताल यंत्राणि, नाड़ी यंत्राणि, शलाका यंत्राणि, उपयंत्राणि चेति। किम कारणम, क्यों इतने सारे हैं? यस्मात् तस्मात् ऋते यंत्राणाम प्रवृत्तिरेव तदधिष्ठानत्वात् यंत्र कर्मणाम। सुश्रुत में ऐसा बताया है कि यंत्रों की संख्या 101 होती है और इसमें हस्त जो रहता है, हाथ रहता है, प्रधानतम यंत्र रहता है। अगर जैसे सपोज गले में कुछ अटक गया है, टॉफी वगैरह अटक गया है, तो हम हाथ दोनों उंगली डाल के और खींच लेते हैं, तो हाथ जो रहता है प्रधानतम यंत्र रहता है। क्योंकि हस्त के अभाव में यंत्रों का प्रयोग करना असंभव है। क्योंकि हम जितने भी यंत्र हैं उसको किससे पकड़ते हैं, तो हाथ से पकड़ते हैं, इसलिए इसको प्रधानतम यंत्र बोला है। अर्थात यंत्र कर्म संपूर्ण हाथों के अधीन होते हैं। इसके हाथ नहीं होंगे तो वो यंत्र कर्म कर ही नहीं सकता है, इसलिए हाथ का इंपॉर्टेंस होता है। यंत्र द्रव्य, यंत्र निर्माण करने के लिए अनेक धातुओं का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। अलग अलग मेटल्स का यूज किया जाता है। तानि प्रायशो लोहानि भवन्ति तत्प्रति प्रतिरूप कहानी व तदलाभे। सुश्रुत संहिता में बताया है कि यंत्र प्रायः लोहे से निर्माण किए जाते हैं। आजकल क्या होता है, स्टेनलेस स्टील के बनते हैं। लोहे का अभाव होने पर लोह सदृश पदार्थ से यंत्र बनाए जाते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, स्वर्ण से, गोल्ड के इंस्ट्रूमेंट होते थे, चांदी के होते थे, फिर तांबा से होते थे, वंग से मतलब ये पीतल से, सीसा से, अलग अलग जो एलॉयज के रहते थे मेटल्स, उस सब से बनाए जाते थे। आदि धातुओं की आवश्यकता के अनुसार यंत्र बनाए जाते हैं। धातुओं के अभाव में अगर धातु नहीं थे तो दांत से, श्रृंग से, श्रृंग मतलब सिंह, वेणु, वृक्ष, सूत्र, अस्थि, वल्कल, वल्कल मतलब जो ये छाल होता है वो, अश्म, अश्म मतलब पत्थर,
इन पदार्थों से भी यंत्र निर्माण किए जा सकते हैं। अगर हमें मेटल्स का नहीं बनाना है तो इन सब से भी बना सकते हैं। फिर यंत्र का आकार, तत्र नाना प्रकाराणाम व्यालानाम मृग पक्षिणाम मुखेर मुखानी यंत्राणाम प्रायशः सदृशानि। मतलब जो मृग पक्षी रहते हैं, पक्षियों के फेस के मुंह की तरह ये बनाए जाते हैं। पहले के जमाने में शुरू के टाइम में बनाए जाते थे। तस्मात् तत्सारूप्यात् आगम उपदेशात् धन्यत्र यंत्र दर्शन युक्तिश्च कार्य। मतलब यंत्र के मुख का स्वरूप जो रहता है वो विविध प्रकार के हिंसक पशु, मृग तथा पक्षियों के मुख के सदृश होना चाहिए, क्योंकि विविध प्राणियों के मुख प्रायः यंत्र मुख के समान ही होता है। मतलब जैसे कौवे का चोंच है, या जो बगुला है उसका है, हंस का है, अलग अलग जो मृग पक्षी वगैरह है उसकी तरह यंत्र होना चाहिए, ताकि कोई भी शल्य घुसा है तो उससे वो पकड़ के खींच के निकाला जा सके। अतः वर्णित यंत्रों के मुख पशु पक्षियों के मुख के सदृश शास्त्रों प्रमाण के अनुसार तथा ज्ञानी चिकित्सकों के उपदेश के अनुसार युक्तिपूर्वक निर्माण किए जाने चाहिए। तो जो ज्ञानी चिकित्सक है, जो सर्जन है, जो बोलते हैं कि हमें इस तरह का इंस्ट्रूमेंट बना के दो या हमें पशु पक्षियों के मुख जैसे बना के दो, उस तरह से निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसा सुश्रुत संहिता में बताया। यंत्र के 6 गुण होते हैं। मतलब यंत्र जो रहता है इंस्ट्रूमेंट वो किस तरह का होना चाहिए। समाहितानि यंत्राणी, समाहितानि मतलब यंत्र प्रमाणबद्ध होने चाहिए, मतलब बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, बहुत बड़े नहीं होना चाहिए। खर्च लक्षण मुखानी चा, उसके आवश्यकता अनुसार वो खरता रहनी चाहिए, मतलब ड्राइनेस, मतलब उसमें रफनेस रहना चाहिए और सॉफ्ट रहना चाहिए, मृदु मुख वाले होने चाहिए। जहाँ पे हमें रफनेस चाहिए वहां रफ होना चाहिए, जहाँ मृदु होना चाहिए वहां मृदु मुख वाले होने चाहिए। सुदृढ़ानी मतलब अत्यंत मजबूत होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कुछ निकाल रहे हैं और वो अंदर अंदर मेल्ट हो जाए या अंदर अंदर झुक जाए, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सुरूपाणी, देखने में भी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ताकि कोई देखे तो बोले अरे वाह क्या इंस्ट्रूमेंट है। सुग्रहाणी मतलब ग्रहण, मतलब अच्छे से पकड़ने के लिए, जैसे हम लोग कैंची ले रहे हैं, कैंची नहीं, मतलब हम लोग ना फोर्चेट ले रहे हैं या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं स्टिच करने के लिए वगैरह, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं वह अच्छे से पकड़ा जा सके, इस तरह का होना चाहिए। यंत्र के दोष, यंत्र जो खराब होते हैं वो किस तरह से होते हैं। यंत्र अति स्थूलम असारम, अति स्थूल मतलब मोटाई में बहुत बड़े होते हैं और देखने में भी बहुत क्लमसी दिखते हैं, बहुत बेकार दिखते हैं। अति दीर्घम, अति ह्रस्वम, अग्राही, विषमग्राही मतलब बहुत बड़े बहुत छोटे, जो इसको पकड़ नहीं सकते हैं, जो टेढ़ा मेढ़ा पकड़ा जाए। वक्रम शिथिलम मतलब उसका जो आगे का भाग है वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। अन्योन्नतम मृदु कीलम, उसका जो कील रहेगा वो लूज रहेगा। मृदु मुखम, मुख भी बहुत सॉफ्ट रहेगा तो पकड़ा ही ना जा पाए। मृदु पाशम, वो पकड़ने का भी कुछ अच्छा ना हो। ऐसे द्वादश यंत्र दोषा है। अति स्थूल का मतलब है कि यंत्र की मोटाई अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिक मोटा यंत्र बद्दा प्रतीत होता है। असार मतलब यंत्र सारवान होना चाहिए, उत्तम धातु से निर्मित होने चाहिए, अशुद्ध लोह से निर्मित होंगे तो शीघ्र ही टूट जाएंगे। फिर है अति दीर्घम, या यंत्र अति लंबा नहीं होने चाहिए, और लंबा हुआ तो उसका दोष होगा। अति रस्वम बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, उसको पकड़ ही ना पाए। अग्राही, इस पकड़ और ग्रहण की क्षमता उत्तम नहीं होती, उसको अग्राही बोलते हैं। विषमग्राही, इसकी पकड़ विषम रूप से हो, जो शल्य को पकड़ ही ना पाए उसको विषमग्राही बोलते हैं। फिर वक्रम मतलब टेढ़े मेढ़े। शिथिलम मतलब शिथिल, लूज, लूज होने से पकड़ में नहीं आए। अन्योन्नतम मतलब कोई बार ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है, अत्युन्नतम बोलते हैं। मृदु कीलम मतलब जो उसका कील रहता है यंत्र का, तो वो ना टूट जाता है और सॉफ्ट रहता है, मुलायम रहता है। मृदु मुखम मतलब मुख जो रहता है वो बहुत सॉफ्ट रहता है, तो शल्य को पकड़ना डिफिकल्ट हो जाता है। मृदु पाशम मतलब जिसकी पकड़ ढीली हो गई हो। ऐसे 12 दोष यंत्र के बताए हैं। अब यंत्र के कार्य क्या क्या हैं। तो यंत्र कर्माणी तू निर्घातन, पूर्ण, बंधन, व्यूहन, वर्तन, चालन, विवर्तन, विवरण, पीड़न, मार्ग, विशोधन, विकर्षण, हरणन, उच्छन्नन, उच्छन्नन बोला है। फिर मन व्योनमन, भंजन, उन्मथन, आचूषण, फिर ऐषण, धारण, रुजुकरण, प्रक्षालन, प्रदमन, प्रमार्जन। चतुर्विंशति मतलब 24 यंत्रों के कार्य हैं। ये एमडी एंट्रेंस में पूछते हैं कि यंत्रों के 24 कार्य क्या क्या होते हैं, कितने कार्य होते हैं उसके। तो पहला है निर्घातन मतलब हैमरिंग, जब यंत्र को शल्य को यंत्र द्वारा निकालकर हिलाकर निकाला जाता है। जैसे कील गड़ गया है, कील चुभ गया है बहुत अंदर, तो हम ना शल्य को ना थोड़ा हिलाएंगे और हिला के फिर हम निकालेंगे, इसको बोलते हैं निर्घातन। फिर पूरण,
जैसे नाड़ी व्रण हुआ, मतलब कोई बड़ा सा होल हो गया गुद भाग में, या मतलब जिसको भगंदर वगैरह बोलते हैं, तो उसमें तेल भरना, पूरन मतलब तेल भरना, काढ़ा भरना। आजकल क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के ड्रेसिंग करते हैं, वो क्लीन करते हैं। तो द्रव्य नेत्र डालना, कान में डालना, नाड़ी व्रण में पूरन करना, इसको ये इंस्ट्रूमेंट से ही कर सकते हैं। फिर बंधन मतलब बांधना, पट्टे से वस्त्र से बांधने को बैंडेजिंग करते हैं, उसको बंधन बोलते हैं। फिर व्यूहन मतलब स्थान से ऊपर को उठाना, व्रणाष्ट को एक दूसरे के समीप लाना, मतलब व्रण का जो ओट है, एजेस है, वो ना दूर दूर है, तो एक तरह से व्यूहन करना, अपने स्थान से ऊपर उठा के चिपका के और समीप लाने को व्यूहन बोलते हैं। फिर वर्तन मतलब रिप्लेसमेंट, मतलब अवयव को स्वस्थान में स्थापित करना वर्तन कहलाता है। जैसे अस्थि भग्न मतलब फ्रैक्चर हो गया, तो अस्थियों को अपने डिसलोकेट हो गया है और उसमें फ्रैक्चर हो गया है, तो अस्थि का जो भी फ्रेगमेंट है, जो भी पार्ट है, उसको अपने स्थान पे रिप्लेस करना, उसको वर्तन बोलते हैं। फिर है चालन मतलब मूविंग, शल्य को हिलाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पे शल्य जो फॉरेन बॉडी है उसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। जैसे अगर बहुत ज्यादा बहुत बड़ा एक कुछ चाकू घुस गया है अंदर, तो हमें क्या करना है कि शल्य को हिलाना है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, इसको मूविंग बोलते हैं। या विवर्तन ट्विस्टिंग मतलब शल्य को पकड़ के उसका निशासन करने के लिए घुमाकर निकालना, मतलब एक कोई ऐसा कोई शल्य चला गया है जो अंदर ही अंदर से टेढ़ा मेढ़ा गया है, तो उसको पकड़ने के लिए घुमाकर जो निकाला जाता है उसको बोलते हैं विवर्तन। फिर है ये 24 भाग ये करके फिर हम ब्रेक लेंगे। फिर विवरण मतलब डायलेटेशन, जैसे जो सर्वाइकल ऑस रहता है उसको ना हम डायलेट करते हैं, डायलेट करके अच्छे से देखते हैं। कभी कभी जो अपना फूड पाइप है इसोफेगस, वो भी चिपक जाता है, स्टेनोस हो जाता है, तो हम डायलेटर डाल के उसको ना ऐसे हम लोग ना दृश्यमान करते हैं, मतलब डायलेट करते हैं, तो उसको विवरण बोलते हैं। शल्य को पकड़कर उसका निष्कासन करने के लिए वर्ण स्थान में छेद बनाकर भीतर भाग दृश्यमान करना, इसको विवरण बोलते हैं। फिर पीड़न मतलब प्रेस करना, व्रण से कोई जख्म है, फोड़ा है, उसे रक्त को पोए निकलने को दबा के प्रेस करके हम लोग साइड से निकालते हैं अगर वो पक गया है तो। फिर है मार्ग विशोधन, फिर प्यूरिफाइंग ऑफ पैसेज मतलब मार्ग को रास्ता करना। जैसे अगर मल मूत्र अगर निकालना है तो हम मेडिसिन डालते हैं या शलाके के द्वारा मार्ग को निकालते हैं। जैसे अगर पॉटी की जगह पे मल जो है वो पूरा सूख गया है, तो हमें वो रास्ता निकालने के लिए क्या करना है कि इंस्ट्रूमेंट से पकड़ के निकालेंगे, इसको बोलते हैं मार्ग विशोधन। फिर है विकर्षण ड्राइंग ऑफ, मतलब शल्य को पकड़कर बाहर की तरफ खींचना। सभी में हम खींच ही रहे हैं, सभी में हम शल्य को निकाल ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग मेथड से निकाल रहे हैं। आहरण मतलब शल्य को उठाकर बाहर निकालना, आंचन मतलब एक्सटेंशन मतलब संकुचित अंग का प्रसारण करना, उन्नमन मतलब एलिवेशन अधस्थित शल्य को ऊपर की तरफ उठाना, मतलब ऊपर की स्थित शल्य को नीचे की तरफ दबाना। भंजन मतलब क्रशन क्रशिंग, खंडन करना, शल्य के छोटे छोटे टुकड़े करना। जैसे किडनी स्टोन है, तो किडनी स्टोन को हम लेजर वगैरह दे के उसको ना छोटे छोटे खंडित कर देते हैं, उसको क्रशन बोलते हैं, भंजन बोलते हैं, क्रशिंग। उन्मंथन मतलब है शलाकादि यंत्र की सहायता से प्रणष्ट शल्य को खोजना। कभी कभी क्या होता है कि वो अंदर पूरा चला जाता है, तो सोनोग्राफी करते हैं, सोनोग्राफी वगैरह करके शल्य को देखते हैं। तो ऐसे ही शलाकादि यंत्र जो रहते हैं, उस यंत्र से हम लोग ना अंदर डाल के देखते हैं कि कहाँ पे अटका हुआ है, तो उससे शल्य को खोजने को बोलते हैं साउंडिंग। आचूषण मतलब सक्शन करना, जैसे विष अटका हुआ है, दुष्ट स्तन में अटका हुआ है, उसको स्टिंग लगा के चूसना, लाभू या मुख की सहायता से बाहर खींचना, लेकिन हमको नहीं लगना चाहिए, हमारे टंग को नहीं लगना है, बस खींचना, इसको सक्शन बोलते हैं। एशन मतलब to लेपा to burst the out of the abscess, मतलब हम बहुत सारे पक्वशोथ में चिर बिलवादी तारक गण के औषधियों का लेप करते हैं, वो लेप करेंगे तो अपने आप जितना भी है एब्सेस वो फट जाता है गर्मी से और वो निकल जाता है, उसको दारण बोलते हैं। फिर है रिजुकरण, टेढ़े मेढ़े अवयव को सीधा करना, जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो गया, कार में एक्सीडेंट हो गया, कार के नीचे कोई पैर टेढ़ा मेढ़ा घूम गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उसको सीधा करना मतलब रिजुकरण। फिर प्रक्षालन मतलब वॉशिंग या फ्लशिंग, निम त्रिफलादि के काढ़ा से व्रण को धोना, क्लीन करना, वॉश करना, इसको प्रक्षालन बोलते हैं। साइनोसाइटिस हो तो उसमें प्रदमन नस्य दिया जाता है, तो इसको फूका
स्थान को पोंछना या साफ करना। मुख, उलूक मुख, शेन मुख, वृद्ध मुख, क्रॉच मुख, काश मुख, शश मुख, पुर मुख, कंक मुख, मकर मुख, मतलब मगरमच्छ की तरह ऐसा फेस की तरह बनाया। ये अलग अलग ना जो पक्षी होते थे उस तरह के ऐसा बनाया जाता था, तो उसको पकड़ के जो भी फॉरेन बॉडी है उसको पकड़ के खींच के निकाला जाता था, ऐसा था। ठीक है, तो मैं लेक्चर बंद करूं?